हाई क्लास 11 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ये सीरीज़ आप इन्जॉय कर रहे होंगे। आज लेकर के आए हैं नई वीडियो जिसमें कि हम चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के 2 टॉपिक कवर करेंगे, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो जस्ट इन केस अगर ये टॉपिक स्कूल में पढ़ने से रह गए हैं या इनमें कुछ डाउट है या फिर रिवाइज करना चाहते हैं तो चलिए फटाफट से निकाल लीजिए अपने टेक्स्ट बुक्स, निकाल लीजिए पेन पेंसिल, पानी की बोतल रख लीजिए, कानों में कुछ ठूस लीजिए ताकि मैं आपको ज़्यादा सुनाई दे सकूँ और पड़ोसी कम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पढ़ लेते हैं आज का पहला टॉपिक जो कि है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है और ये हिंदू फैमिलीज में किया जाता है। इस तरह के बिजनेस को करने के लिए फैमिली यूनाइट होनी चाहिए यानी जॉइंट होनी चाहिए, ठीक है, और इसको रजिस्टर्ड करना कंपलसरी होता है। यानी एक ऐसा बिजनेस जो इंडिया में हो रहा हो, हिंदू फैमिली में हो रहा हो, ऐसी फैमिली में हो रहा हो जो यूनाइटेड है, जो कि जॉइंट है, और यहाँ पर कोई पुराने बिजनेस इनके चल रहे हो यानी ये बिजनेस इनहेरिटेड इन लोगों को मिले हो, तो इस तरह के बिजनेस को हम बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। हाँ जी, तो मीनिंग समझने के बाद अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो पहला फीचर है फॉर्मेशन। तो इसको फॉर्म करने की एक सिंपल सी कंडीशन है कि एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए और उनके पास कोई एसेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कोई इनहेरिटेड बिजनेस होना चाहिए। अच्छा, इस फैमिली में जो भी बच्चा पैदा होगा यानी कोई भी एक नया फैमिली मेंबर ऐड होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट इस फैमिली बिजनेस का पार्ट बन जाएगा, यानी उसको उस फैमिली के बिजनेस में ऐड होने के लिए कोई अग्रीमेंट या कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट फीचर इज लाइबिलिटी। अब देखिए, लाइबिलिटी समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इस बिज़नेस को चलाता कौन है। तो जैसा कि एक फैमिली बिजनेस है तो इस फैमिली बिजनेस को चलाने के लिए एक कंडीशन ये रखी गई है कि जो भी उस फैमिली का सीनियर मोस्ट मेंबर है, वो मेल भी हो सकती हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, जो सीनियर मोस्ट मेंबर है वही इस बिज़नेस के सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा, वही सारे डिसीजन मेकिंग करेगा, यानी उसी के बनाए रूल्स एंड रेगुलेशंस बिजनेस में चलेंगे। तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। तो यहाँ पर इस फैमिली बिजनेस में जो भी कर्ता वाली पोजीशन पर होगा यानी जो भी हेड ऑफ द फैमिली होगा उसी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेंगी, क्योंकि एक तरफ अगर उसके पास सारे डिसीजन लेने की पावर है, एक तरफ अगर वो बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी रहेगी। यानी अगर बिजनेस को कोई लॉस होता है तो इस कर्ता को अपनी पर्सनल एसेट बेचकर उस लॉस को कंपनसेट करना पड़ेगा। बाकी जो भी मेंबर हैं, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनको उस लॉस को बेयर नहीं करना पड़ेगा। यानी अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो है वो कर्ता ही बेयर करेगा। थर्ड फीचर इज कंट्रोल। तो जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पूरी की पूरी बिजनेस की जो भी जिम्मेदारी है वो कर्ता के हाथों में रहती है, यानी कर्ता ही अकेला डिसीजन मेकर है, उसके पास सारी अथॉरिटी है बिजनेस को कंट्रोल करने की, मैनेज करने की, तो कर्ता ही पूरे बिजनेस को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है कंटिन्यूटी। अब देखो, इस फैमिली बिजनेस में कंटिन्यूटी के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि एक तो ये फैमिली बिजनेस होता है, लंबे समय से चल रहा होता है, दूसरा क्या होता है, कर्ता इसको होल्ड कर रहा होता है उसकी एक्टिविटीज़ को। तो जस्ट इन केस अगर कर्ता की डेथ हो जाए तो फिर जो भी उसके ऊपर जो भी उसका नेक्स्ट सक्सेसर होगा, यानी जो भी सीनियर मोस्ट रह जाएगा उस फैमिली में, वो उस बिजनेस की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर लेगा। तो इस तरह के बिजनेस कभी बंद नहीं होते, फैमिली के म्यूचुअल कंसेंट से ये बिजनेस हमेशा चलते रहते हैं। तो कंटिन्यूटी के चांसेस कंपैरेटिवली सोल प्रोप्राइटर से और पार्टनरशिप से थोड़ा ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट फीचर इज माइनर मेंबर। तो यहाँ देखो कि माइनर मेंबर भी इस बिजनेस का पार्ट हो सकते हैं। तो माइनर मेंबर कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली बिजनेस। जो भी पर्सन इस फैमिली में जन्म लेता है वो बाय डिफ़ॉल्ट इस बिजनेस का पार्ट बन जाता है। ठीक है, ऑलराइट, तो बढ़ते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो जैसे कि आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसा ही होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली एक ग्रुप है जिसमें कि 10 और 10 से ज़्यादा लोग मिलकर के इकट्ठा हो जाते हैं और एक कॉमन पर्पस के लिए इकट्ठा होते हैं। इनका जो मेन पर्पस होता है वो अपने ही ग्रुप को अपलिफ्ट करना होता है, अपने ही ग्रुप को हेल्प करना होता है। इनका मेन कंसर्न प्रॉफिट जनरेशन नहीं होता। हाँ, इनको प्रॉफिट हो जाता है बट उस प्रॉफिट से भी फर्दर ये अपने ग्रुप की ही हेल्प करते हैं। तो इट इज़ अ वॉलंटरली एसोसिएशन ऑफ 10 और मोर पीपल हु जॉइन टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। देयर पर्पस इज टू हेल्प ईच अदर रादर देन जनरेटिंग प्रॉफिट। तो चलिए समझ लेते हैं इसके फीचर्स। पहला फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी। तो एक बार लोग फॉर्म होकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं तो उसके बाद उसको रजिस्टर कर देते हैं। जिस भी नाम से कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर होती हैं, सारे बिजनेस ऑपरेशंस फर्दर उसी नाम से होते हैं। यानी जब भी ये कोई नई एसेट खरीदेंगी तो वो भी सोसाइटी के नाम पर खरीदेंगी, कोई एसेट बिकेगी तो भी सोसाइटी के नेम से बिकेगी, राइट। ये कोई भी किसी पर केस करेंगे तो सोसाइटी के नेम पर होगा, इन पर अगर कोई केस हो जाए तो वो भी सोसाइटी के नेम पर होगा। यानी
ये इनकी खुद की एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है, इनके मेंबर्स की एंटिटी अलग होती है और इन लोगों की एंटिटी अलग हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, दैट इज़ डेमोक्रेटिक। देखो ये समझ लेते हैं, इस तरह की सोसाइटीज़ अपने काम को करने के लिए बाहर से लोगों को हायर नहीं करती, यानी इस सोसाइटी के जो भी मेंबर्स होते हैं वही इस सोसाइटी में सारा काम करते हैं, ठीक है। तो वो लोग अपने अपने पोटेंशियल के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से काम डिवाइड कर लेते हैं। तो जस्ट इन केस अगर एक इंसान जिसके पास फाइनेंस हैंडल करने की कैपेबिलिटीज़ हैं तो वो ट्रेजरी संभाल लेता है, जिसके पास पूरी ओवरऑल मैनेजमेंट के स्किल्स हैं, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से, जो पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, वो लोग सेक्रेटरी बन जाते हैं। लेकिन सेक्रेटरी अपने मन से कोई बन नहीं सकता। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनके लिए वोटिंग होती है, सारे लोग मिलकर के वोटिंग करते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं तो वही इस तरह की पोजीशंस को हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई लॉस होता है तो उस लॉस को कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद ही कवर करेगी, उनके मेंबर्स को इस लॉस को कवर नहीं करना है, यानी मेंबर की जो रिस्क होती है वो काफ़ी मिनिमम हो जाती है, ठीक है। अब सिंपल सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जस्ट इन केस अगर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट हूँ और मेरे को ईयरली 10,000 रुपीज़ की फ़ीस देनी पड़ती है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए, और ये फ़ीस जो है वो 2 पार्ट्स में जाती है। पहली इंस्टॉलमेंट जनवरी में जाती है 5,000 रुपीज़ और सेकंड इंस्टॉलमेंट जुलाई में जाती है 5,000 रुपीज़। तो मान लीजिए मैंने पहली इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपीज़ पे कर दी है और मार्च में सोसाइटी को कोई बहुत बड़ा लॉस होता है तो मेरी लाइबिलिटी सिर्फ वो अनपेड अमाउंट जो कि मैं जुलाई में पे करूँगा 5,000 रुपीज़ वही है। तो यानी मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है, मुझे इसके अलावा कोई और पैसा पे नहीं करना अपनी सोसाइटी के लॉस को कवर करने के लिए, ठीक है। इसके बाद 4th पॉइंट है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। सिमिलरली मेरे ऊपर चॉइस है, मैं जब तक चाहूँ इस सोसाइटी का पार्ट बना रह सकता हूँ और जिस दिन मुझे लगता है कि ओके मेरा यहाँ पर पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं सोसाइटी से बाहर निकल सकता हूँ, यानी कोई भी कभी भी एंट्री ले सकता है और कभी भी कोई भी एग्जिट कर सकता है। 5th पॉइंट इज सोशल वेलफेयर। देखो इनका मेन कंसर्न क्या होता है, सोसाइटी को वेलफेयर करना होता है, सोसाइटी को अपलिफ्ट करना होता है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो चलो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कोई एक विलेज है, उस विलेज में बहुत सारे फार्मर्स हैं, उन फार्मर्स से मिलकर के कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर ली, जिसमें कि क्या किया उन्होंने, इकट्ठा पैसा कर लिया और उस पैसे से इरिगेशन के टूल्स ले आए, मशीनरीज ले आए, रॉ मटेरियल ले आए, मतलब सीड्स ले आए, फर्टिलाइजर्स ले आए, जो चीज़ें वो अकेले नहीं खरीद पा रहे थे अब सब मिल करके ले आए, है ना। जो इरिगेशन के टूल वो अकेले नहीं परचेज़ कर पा रहे थे, अब वो सब लोग मिल करके ले आए। तो ऐसा करने से क्या हुआ, उन लोगों ने एक दूसरे को हेल्प कर दिया। तो अल्टीमेटली जब कुछ लोग अपनी हेल्प कर रहे होते हैं तो वो अल्टीमेटली सोसाइटी की भी हेल्प हो ही रही होती है। इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बेसिकली सोशल वेलफेयर के मोटिव से स्टार्ट होती हैं। इनको मेन कंसर्न इनका प्रॉफिट कमाना नहीं होता। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसमें सबसे पहला है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो देखो यहाँ बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स मिल करके एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। अभी देखो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स कई बार क्या होता है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, स्किल्स नहीं होती, मशीन्स नहीं होते, उनके पास बहुत ज़्यादा नो हाउ स्किल्स नहीं होते, तो वो बहुत ज़्यादा राइज नहीं कर पाते। तो जस्ट इन केस अगर मान लीजिए कुछ बहुत सारे प्रोड्यूसर्स मिल करके एक ही जगह पर उन्होंने अपनी सारी रिसोर्सेज पूल कर ली और एक ही जगह से प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ऐसा करने से क्या होगा, जब इकट्ठा प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन की कॉस्ट भी कम आएगी। ऐसा करने से वो किसी बड़े कॉम्पिटिटर को भी इकट्ठे होकर के कॉम्पीट कर सकते हैं। तो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली क्या है, जहाँ पर बहुत सारे प्रोड्यूसर्स मिल करके एक कॉमन जगह पर सारा प्रोडक्शन करते हैं, जिससे कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम आती है। तो चलो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। जैसे मान लीजिए अलीगढ़ में लॉक्स का बहुत बड़ा काम है, लेकिन उसमें क्या है कि कुछ तो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हो चुकी हैं और कुछ छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं। जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत कुछ बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को कॉम्पीट नहीं कर सकते। तो मान लीजिए कि कुछ 10 प्रोड्यूसर्स एक जगह पर इकट्ठा हो गए, उन्होंने एक जगह पर एक फैक्ट्री किराए पर ले ली और उसी फैक्ट्री में 10 मिलकर के प्रोडक्शन कर रहे हैं कॉमन नेम से, एक कॉमन नाम से उनकी ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, आप देखो एक ही जगह का किराया जा रहा है, एक ही जगह के सारे खर्चे हो रहे हैं और प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा एक ही जगह पर। तो कुल मिलाकर जब सारे लोग मिलकर के एक साथ काम करते हैं, एक साथ गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो इस तरह की सोसाइटी को प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। इसके बाद है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोग समझते हैं कई बार कुछ ऐसे रिमोट एरियाज़ होते हैं जहाँ पर ईजिली ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, ईजिली हम लोगों को बहुत बड़ा मार्केट नहीं मिलता। तो सपोज़ करो कोई एक ऐसा रिमोट एरिया है जहाँ पर 50 फैमिलीज़ रहती हैं, लेकिन इन फैमिलीज़ को अपने गुड्स को परचेज़ करने के लिए काफ़ी दूर
किसी जगह पर आना पड़ता है सामान खरीदने के लिए, और जहाँ से ये सामान खरीदते हैं वहाँ पर आने में इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लग जाती है, और कई बार क्या होता है अच्छा सामान भी नहीं मिलता। तो सपोज़ करो उन्हीं 50 लोगों ने मिलकर के पैसा पूल कर लिया और इकट्ठा होकर के एक जगह से सामान खरीद लाए। जो भी सामान इनको बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उसकी एक लिस्ट बनाई और इकट्ठा होकर वो सामान कहीं खरीद रहा है। 50 फैमिली का पैसा है तो बहुत सारा सामान भी आ जाएगा। अभी क्या करें, उसके बाद उसी सामान को एक दूसरे को जिसकी जो ज़रूरत है वो सामान को खरीद ले, एक बहुत मिनिमम मार्जिन पर ये एक दूसरे को वो सामान बेच देते हैं। तो इस तरह की सोसाइटीज़ होती हैं यहाँ पे कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी ऐसा करने से क्या हुआ कि ये लोग इकट्ठा होकर सामान खरीद लाए तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो गई, इकट्ठा सामान खरीद लाए तो होलसेलर से खरीद के लाए होंगे तो मिडिल मैन भी एलिमिनेट हो गया और अच्छी क्वालिटी का गुड्स भी ये लोग परचेज कर सकते हैं। इसके बाद आता है फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो देखो अभी आपको एग्जांपल भी लिया था मैंने फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का। जैसे कि मान लो कि एक जगह पर बहुत सारे फार्मर्स इकट्ठे हो जाएं और वो इकट्ठे होकर के इरिगेशन के टूल्स खरीद लाएं, सीड्स खरीद लाएं, फर्टिलाइजर्स खरीद लाएं। जो चीज़ें कोई एक फार्मर नहीं खरीद पा रहा था वो इकट्ठे होकर खरीद लाएंगे और एक दूसरे को वही टूल्स यूज़ करने को देते हैं जब भी उनकी ज़रूरत हो। तो ऐसा करने से क्या होगा, वो एक दूसरे को हेल्प कर पाएंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके बाद है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सपोज़ करो बहुत सारे लोगों ने मिलकर के एक सोसाइटी फॉर्म करी और इनके पास जो भी सरप्लस पैसा था उस पैसे को एक जगह पर पूल कर लिया। मान लो कि 10 लोगों ने मिलकर के सोसाइटी फॉर्म करी और सबने 20-20 हज़ार रुपये पूल कर लिया। अब इकट्ठा इनके पास 2 लाख रुपया हो गया। अब 2 लाख रुपये को अपने ही मेंबर्स को जब भी बहुत इमरजेंसी है किसी को भी ये लोन दे देते हैं और वो बहुत लो इंटरेस्ट रेट पर लोन देते हैं, जिससे कि क्या होता है किसी की भी कोई भी ज़रूरत एक समय पर पूरी हो जाती है। तो इस तरह की जो सोसाइटीज़ होती हैं उनको बोलते हैं हम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और एट द एंड मेरी फेवरेट सोसाइटी दैट इज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। जैसा कि आप टीवी पर बचपन से देख रहे होगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसमें कि आपने देखा होगा गोकुलधाम सोसाइटी। तो गोकुलधाम भी बेसिकली क्या है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ही है। तो ये हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती है, जहाँ बहुत सारे लोग मिल करके जो अकेले कभी घर नहीं बना सकते थे, सब ने मिलकर एक जगह पैसा पूल कर लिया। अब इकट्ठा काफ़ी बड़ा अमाउंट हो गया। अब इस अमाउंट से वो लोग क्या करते हैं, ज़मीनें खरीद लेते हैं। ज़मीन खरीदने के बाद उसमें सेम तरह का कंस्ट्रक्शन कराते हैं, एक जैसे घर बनाते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी कम आती है। ठीक है, इकट्ठे ज़मीन खरीद ली तो ज़मीन की कॉस्ट कम आई, इकट्ठे रॉ मटेरियल खरीद लिया तो कंस्ट्रक्शन का जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट कम आई। तो जहाँ पर एक आदमी कभी अपना सिंगल घर नहीं बना सकता था तो बहुत सारे लोगों ने मिल करके पैसा पूल कर लिया, तो अब वो घर आसानी से बन सकते हैं। तो इस तरह के लोग जो घर बनाते हैं वो होते हैं आपके हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो जैसे कि एग्जांपल है कि मान लो 15 लोगों ने मिलकर के ये सोसाइटी फॉर्म करी और एक बहुत बड़ी ज़मीन पर एक घर बना लिए। तो ये लोग क्या करते हैं, 15 से ज़्यादा घर बनाएंगे। जितने भी एक्स्ट्रा घर हैं उन घरों को ये लोग बेच देते हैं। उससे जो पैसा आता है वो पैसा सोसाइटी में ही दोबारा लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आदमी अकेला बेचारा घर नहीं बना पा रहा था वो इकट्ठे होकर के घर बना सकता है। यहाँ पर हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, तो आई गेस आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर आए हैं तो गिव मी अ थम्स अप, और जस्ट इन केस अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इतनी ही ईजी लैंग्वेज में बिजनेस स्टडीज़ पढ़ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।